वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा। स्वागत है आपका एक बार फिर से एकलव्य क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की क्लास है वो क्लास हमारी है जीएस में ही फ्रेंड केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है फ्रेंड, केमिस्ट्री की क्लास। तो फ्रेंड, जो आज के जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है फ्रेंड, पिछले क्लासेस में हमने बॉब प्रिंसिपल पढ़ लिया था, बोर्स का मॉडल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल जो ऑब्ज़र्व किया था, जो ढूंढा था, जो बताया था, वो सन था फ्रेंड्स 1911, यानी कि 1911 में इन्होंने ये जो मॉडल है उसको कंडक्ट किया था। ठीक है, और इस मॉडल का जो मोटिव था, जो इस मॉडल में उन्होंने बताया था, वो ये था कि व्हाट इज़ द इनर कंपोजिशन या इसको हम कन्फिगुरेशन भी कह सकते हैं, कन्फिगुरेशन ऑफ एन एटम। मतलब इनर कंपोजिशंस किसी एटम का क्या होता है, यानी कि जो एटम होता है वो कैसे बनता है, इसका जो डिस्क्राइब इन्होंने किया था उसी को कहा गया क्या, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि रदरफोर्ड ने इसको इन्वेंट किया था, इस वजह से इसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा गया। और रदरफोर्ड ने, जो हमारा दूसरा टॉपिक बनता है, और रदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए या फिर इसको ढूंढने के लिए अल्फ़ा जो रेज होती है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होती हैं, इसका यूज़ किया था। दैट्स वाई इनके इस मॉडल को अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा गया। क्योंकि अपने इस इन्वेंशन में जो एटॉमिक मॉडल का उन्होंने बताया था, इसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया था। दैट्स वाई इसको हमने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या क्या जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। तो फ्रेंड, देखते हैं हम कि जो इनके एक्सपेरिमेंट से, जो इनके मॉडल से जो कंक्लूजन निकला था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हमारी होगी दिस मॉडल हैज़ the following conclusion। किस मॉडल में? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल, उसमें। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि इन एन एटम देयर इज अ सेंट्रल मैसिव पार्ट। There is a central massive part and it is called न्यूक्लियस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड कि जो एटम होता है उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है, मैसिव सा पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं।
तो एज ए नोट्स हम कैसे लिखते हैं, विच इज़, लेकिन इसको रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसमें भी इसको रदरफोर्ड ने इसको इस तरह से बताया था। वो तो हमने जनरलाइजेशन किया था कि एटम्स होता क्या है, बट इसको जब एज ए थ्योरी अगर हम पढ़ने लगे तो हमको पता चला कि रदरफोर्ड ने भी एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। और उन्होंने क्या क्या कहा था, उन्होंने भी सेम बातें कही थी कि जो एटम होती है उसका एक सेंट्रल मैसिव पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड विच इज सराउंडेड बाय the electrons, and in this nucleus we had always discussed about it कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस होते हैं उसके सेंटर में क्या होते हैं, देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, एंड इन दिस न्यूक्लियस प्रोटॉन and neutron are packed together, ठीक है। और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के सेंटर में एक दूसरे में रहते हैं, पैक्ड होते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड क्या, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो उनकी दूसरी हाइपोथेसिस, मतलब जो दूसरा इन्होंने मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें ये कहा था कि द एटम इज spherical and most of its part is what, empty, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा था वो क्या कहा था कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is very small, with comparison to the entire एटम। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इसका कंपैरिजन करें अगर हम एटम से, तो एटम से तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है न्यूक्लियस की जो साइज होती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जो था जो नेक्स्ट इनका जो मॉडल था उसमें क्या कहा गया था कि रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड empirically that the electron rotate in various orbit around the nucleus, while the electron and proton of the nucleus has a column force of attraction which is equal to the centripetal force to remain the electron by the orbiting in the circular orbit or in the circular path। ये जो चीज़ थी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी। हालांकि इसके लिए ये थोड़े से कंट्रोवर्सीज में भी आए थे। पहले हम इस चीज़ को लिखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि रदरफोर्ड्स
Rutherford Ford predicted empirically that the electrons are rotate in various ऑर्बिट। ये आपको बताया भी गया था फ्रेंड, ये जब मैं एटम स्टार्ट कर रही थी उसी समय मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे सर्कुलर पाथ में कैसे रोटेट करते हैं, कैसे वेरियस उनका ऑर्बिट बन जाता है, कैसे अलग अलग ऑर्बिट होते हैं और कैसे वो उस ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रोटेशन करते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है। अगर आपको अभी यहाँ पे कोई डाउट हो रहा हो तो आप जाके हमारे पिछले के वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आराम से समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे वेरियस ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। while the electron and proton of the nucleus has a column force of attraction which is equal to the centripetal force to remain the electron orbiting in the circular orbit, इसको मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करूंगी। एक सेम यही बात को उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। जो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं फ्रेंड, इनमें जो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2, 4, 8, 18 ये इनका भरने का क्रम होता है। तो इसी को उन्होंने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है, चूँकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसलिए इसको न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। और ये जो सराउंडिंग का जो है ये हमारा ये अलग अलग ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। इनका वेरियस भिन्न प्रकार का डिफरेंट तरीके का ये जो ऑर्बिट्स होता है इसमें ये क्या करते रहते हैं फ्रेंड्स, घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं होता क्या है,
जनरली अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम ध्यान दें, तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज लिए रहता है। तो अगर हम कायदे से देखें तो क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अब खींच सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, और खींचने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में आके गिर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। हालांकि इनके इस स्टेटमेंट पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, आगे इसको हम देखेंगे, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से वो कैसा सोच रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन जनरली हम ऐसा सोचे तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी किया है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में जाके गिर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स से बंधा होता है, और इस वजह से ये इस पाथ पे कंटिन्यूस क्या होता है, रोटेट करता रहता है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। ठीक, अब इस वजह से कैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कैसे लगता है, क्यों ये फोर्स लगने का वजह, मतलब ऐसे इसको खुल के इन्होंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया था, इस वजह से इस पे मतलब ठीक से सबकी राय इस पे नहीं बन पाई थी। तो देखते हैं कुछ शॉर्टकम्स होते हैं इसके, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो शॉर्टकम्स थे इनके रदरफोर्ड के वो क्या थे। ठीक है फ्रेंड, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि शॉर्टकमिंग ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी जो वो नहीं बता पाए थे, फेल हो गए थे उस चीज़ को डिस्क्राइब करने में, डिटेलिंग करने में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक, एवरी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एनर्जी लग रही है यहाँ पे, बिना एनर्जी के तो वो घूमेगा नहीं। तो ये एनर्जी एक्सेलरेशन में एनर्जी जो होता है रेडिएट करता है, और कंटिन्यूसली ये होता रहता है। कहाँ पे? अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वुड बी स्पाइरल्ड आउट इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड कोलैप्स। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहेगा, तो क्या करेगा, वो एनर्जी क्रिएट करेगा ना। और इस पे क्या, कंटिन्यूस अगर ये एनर्जी कंटिन्यूसली अगर ये वो करता रहेगा, एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, तो क्या होगा कि अराउंड द न्यूक्लियस के किनारे किनारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब इस तरह से घूमता रहेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सीलरेशन यहाँ पे लगेगा, उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वुड बी स्पायरल्ड आउट इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस में अगर इसके किनारे किनारे ये घूम रहा है और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाए। जो रदरफोर्ड ने जो डिस्क्राइब किया था उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो क्या होता, कुछ समय बाद न्यूक्लियस में जाके गिर सकता, और इसके गिरने से क्या होता, जो एटम हमारा है वो एटम विल बी कोलैप्स। ठीक, ये इनका जो ड्रॉबैक था या जो शॉर्टकमिंग थी इनके मॉडल का, इनके एटॉमिक मॉडल का, वो यही था कि ये नहीं डिस्क्राइब कर पाए। ये सही है, ये जो मॉडल था वो सही है कि हाँ, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और सराउंडिंग में अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, बट कैसे करते हैं इसको ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। बट द एटम इज फाउंड टू बी स्टेबल, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जैसा इन्होंने मॉडल में बताया था कि एक जो सराउंडिंग में घूमता रहता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होता है, तो वो फोर्स की वजह से क्या होता है, एक समय बाद जो इलेक्ट्रॉन था वो इस न्यूक्लियस में जाके गिर सकता था और एटम डिस्ट्रॉय हो सकता था, एटम कोलैप्स हो सकता था, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। एटम जो होता है कि एटम इज फाउंड टू बी स्टेबल, एटम स्टेबल ही रहता है, कोलैप्स नहीं होता है। दस द रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एटम स्टेबिलिटी एंड दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अपना नोट्स देख लेते हैं कि इनका जो ड्रॉबैक था वो क्या था। वो ये था
कि according to the classical theory, of electrodynamic of, क्योंकि उन्होंने जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था, तो अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर हम क्लासिक जो इलेक्ट्रोडायनेमिक की क्लासिकल थ्योरी है उसके हिसाब से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया गया है, तो वो जो रदरफोर्ड ने कह दिया था कि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है इलेक्ट्रॉन के घूमने में, कि वो एज सच अपनी जगह पे बना रहता है, ना कि जाके न्यूक्लियस में गिर पाता है। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से, मतलब उस इलेक्ट्रोडायनेमिक जो थ्योरी है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क होता है, उस हिसाब से इलेक्ट्रोडायनेमिक every accelerated electron radiates energy, मतलब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के हिसाब से कि जो भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, और वो भी कैसे, कॉन्टिन्यूसली। ठीक, कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अंडर the influence of centripetal acceleration, and ultimately electron would be spiraled out into the nucleus, and the atom would collapse. But in actual, atom is found to be stable. Thus, Rutherford's model could not explain about the atom's stability. So this model was discarded, मतलब इसको खारिज कर दिया गया था। ठीक, क्यों? क्योंकि ये नहीं बता पाए थे कि क्यों
न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन एज सच अपनी पोजीशन पे रहते हैं और घूमते रहते हैं, न कि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस वजह से इनका जो मॉडल था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट हम बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, बोर्स-बरी स्कीम्स, सेल्स ऑफ ऑर्बिट, सबसेल्स, सब ऑर्बिट, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।